हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल इंक। और अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, और इस वीडियो में हम बाकी के दो सोर्सेज ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे, विच इज़ जुडिशियल प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ, विच इज़ जुडिशियल प्रेसिडेंस। तो जुडिशियल प्रेसिडेंस जजेस मेड लॉज को कहते हैं। अब जजेस कैसे लॉ बनाते हैं? जब कोई सुपीरियर कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ती है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है और हर एक स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजन लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। सो वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज, एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हर एक स्टेट के हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। जैसे अभी जो ट्रिपल तलाक पर जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो इंडिया के हर कोर्ट को माननी होगी। और जुडिशियल प्रेसिडेंस के पीछे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? अब जुडिशियल प्रेसिडेंट का रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि जिन केसेस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं उन पर एक ही तरह के प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सके, जिससे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज like cases should be treated alike। तो जजेस जब लॉ को इंटरप्रिटेट करते हुए नए प्रिंसिपल या रूल्स स्टैब्लिश करते हैं तो वो प्रिंसिपल या रूल्स लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं, तो उन्हें हम जुडिशियल प्रेसिडेंस कहते हैं। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का कंसेप्ट इंडिया में पहले नहीं था, लेकिन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को और आर्टिकल 225 हाई कोर्ट के डिसीजंस को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ऑब्लिगेटरी बनाते हैं। इसके बाद है काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंस। फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंस, जो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं, जैसे कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड इज परसुएसिव प्रेसिडेंस, जिन्हें फॉलो करने के लिए सभी कोर्ट्स बाउंड नहीं होते, ये सिर्फ गाइडेंस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हर एक स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अपनी अपनी टेरिटरी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है। तो एक स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन उसकी टेरिटरी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए सिर्फ परसुएसिव प्रेसिडेंट होगा। थर्ड इज ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट्स नए रूल्स या प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश करते हैं वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स होते हैं। इसके बाद है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉज को अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। मेरिट्स में है कि प्रेसिडेंट्स ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल परफेक्शन होता है इनमें, क्योंकि जजेस अपनी डिस्क्रिशन और एक्सपीरियंस से जजमेंट्स देते हैं। इसके बाद दे ब्रिंग फ्लैक्सिबिलिटी इन लॉ, क्योंकि हर एक केस के अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो जुडिशरी उन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डिसीजन देती है। फोर्थ है ज़्यादा सर्टेनिटी आती है लॉ में, क्योंकि टाइम टू टाइम सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, तो जजेस सिचुएशन और नीड ऑफ टाइम को देखते हुए एक प्रिंसिपल या रूल बनाते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, और ये है कि अलग अलग सुपीरियर ट्रिब्यूनल्स के कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस लोअर कोर्ट के जजेस के लिए डिसीजन देने में कई बार मुश्किल खड़ी कर देते हैं। और एक डीमेरिट ये है कि कई बार जजेस रॉन्ग डिसीजन दे देते हैं, तो वो भी लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग हो जाता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसे ओवररूल नहीं करता। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंस। नाउ जुडिशियल प्रेसिडेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स। The first is ratio decidendi, which means reason of decision। तो ratio decidendi decision का वो पार्ट होता है जो parties as well as lower courts पर future generations तक के लिए binding होता है, और इस पार्ट को reason of decision कहते हैं। जिस रीज़न के बेसिस पर जज ने अपना डिसीजन दिया था उसी को रेशियो डेसिडेंटी कहते हैं, और यही पार्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉलो किया जाता है। लेकिन रेशियो डेसिडेंटी के एप्लीकेशन के लिए 2 केसेस के फैक्ट्स आइडेंटिकल, मटेरियल और रिलेवेंट होने चाहिए, अदरवाइज रेशियो डेसिडेंटी अप्लाई नहीं होगा। सेकंड इज ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मीन्स सेड बाय द वे।
जुडिशियल डिसीजंस में जो जनरल ऑब्जर्वेशंस देते हैं उन्हें ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, और ये जनरल ऑब्जर्वेशंस केस के डिसीजन पर पहुंचने के लिए एसेंशियल नहीं होते, इसीलिए ऑबिटर डिक्टा सिर्फ पार्टीज़ पर ही बाइंडिंग होते हैं, फ्यूचर जनरेशंस या लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होते। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ इज़ लेजिस्लेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट एनेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉ, एक्ट और स्टैट्यूट्स, उसे ही लेजिस्लेशन कहते हैं। अब लेजिस्लेशन भी दो तरह के होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। व्हेन लॉज आर डायरेक्टली एनेक्टेड बाय द सॉवरेन, इट इज़ कंसिडर्ड एज सुप्रीम लेजिस्लेशन। जब किसी इंडिपेंडेंट स्टेट या सॉवरेन स्टेट की गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उसे ही सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं। कोई भी अथॉरिटी या बॉडी इस लेजिस्लेशन को एनल या कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन सुप्रीम लेजिस्लेशन है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जुडिशरी के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता वो लॉ। लेकिन इंडिया और यूएसए की पार्लियामेंट के बनाए लॉज को जुडिशरी के सामने चैलेंज भी किया जा सकता है, और जुडिशरी उसे अल्ट्रा वायर्स या वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ लेजिस्लेशन इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो एक्ट्स, लॉज या स्टैट्यूज सुप्रीम लेजिस्लेशन ने ना बनाए हों, इनफैक्ट ये लॉज या एक्ट्स डेलीगेटेड अथॉरिटी के अंदर एनेक्ट किए गए हों, तो उसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन एक्ट्स को सॉवरेन अथॉरिटी खुद एनेक्ट नहीं करती, बल्कि किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को लेजिस्लेट करने के लिए डेलीगेट कर देती है। नाउ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑल्सो हैव 5 काइंड्स। द फर्स्ट इज ऑटोनॉमस लॉ। जो लॉज किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इनकॉर्पोरेशन एज अ ऑटोनॉमस बॉडी बनाए गए हों या लेजिस्लेट किए गए हों, उन्हें हम ऑटोनॉमस लॉ कहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अपने लॉज या रूल्स खुद बनाती है, लेकिन उन्हें लॉ बनाने की पावर या अथॉरिटी कौन डेलीगेट करता है? पार्लियामेंट डेलीगेट करती है। सेकंड इज़ जुडिशियल रूल्स। जुडिशरी के पास भी कुछ पावर है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स के रूल खुद बनाए, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। थर्ड इज़ कॉलोनियल लॉ। जो लोकल लॉज पहले कॉलोनीज बनाती थी उन्हें कॉलोनियल लॉ कहते हैं, लेकिन अब कॉलोनियल लॉ की इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव नाउ गेन्ड इंडिपेंडेंस। द फोर्थ काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज़ लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। सो एज यू नो, इंडियन लीगल सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन हैं। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज़ जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज एनेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और जुडिशरी का वर्क है टू इंटरप्रिटेट दीज लॉज। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि लेजिस्लेचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक डिटेल पर काम कर सके, इसीलिए लेजिस्लेचर सिर्फ लेजिस्लेशन के फंडामेंटल पार्ट्स पर काम करता है। बाकी की डिटेल्स फिल करने का काम और डिस्क्रिशन की पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स को डेलीगेट कर देता है, और ये एग्जीक्यूटिव्स लॉज बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स के बनाए लॉज को ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। फिफ्थ इज़ लोकल बॉडीज़ और म्युनिसिपल लॉज। जो बाय लॉज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाती है उन्हें म्युनिसिपल लॉज कहते हैं, जैसे कि पार्किंग रूल्स एक्सेट्रा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ लॉ। 3 तरह के सोर्स ऑफ लॉज हमने डिस्कस किए। फर्स्ट इज़ कस्टम, जिसमें 6 एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कस्टम हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज़ एंटिक्विटी, सेकेंड इज़ रीजनेबलनेस एंड सर्टेनिटी, थर्ड इज़ मोरालिटी, फोर्थ इज़ कंटिन्यूटी, फिफ्थ इज़ मैटर ऑफ राइट, सिक्स्थ इज़ स्टेटस विद रिगार्ड टू स्टैट्यूटरी लॉ। इसके बाद हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट्स डिस्कस किया, जिसमें हमने रेशियो डेसिडेंटी और ऑबिटर डिक्टा डिस्कस किया। थर्ड हमने डिस्कस किया लेजिस्लेशन, जिसमें हमने सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डिस्कस किया, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव डिस्कस किया। तो ये सारा था क्रक्स इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।